तो आज की क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि कल हम लोगों ने चर्चा करी थी कि जो गॉस के नियम है, तो गॉस का नियम है कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, अर्थात किसी भी आवेश से गुजरने वाला या आवेश से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स, वो उसके द्वारा उस टोटल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। इस बारे में हमने चर्चा करी थी और उसका फॉर्मूला है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और फाई ई का जो मान होता है वो आप जानते हैं, फाई की वैल्यू कितनी होती है, इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। तो अर्थात इस गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग यह है कि हम अलग अलग तरीके जो आवेश होता है उसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र कितना पैदा होगा, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो कल हमने आपको चर्चा करी थी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए एक सूत्र हमने किया था गॉस के नियम से, वो था 1/4πε0 Q/r²। दूसरा हमने आपको एक बताया था कि एक अगर कोई अचालक चादर है, तो अचालक चादर के कारण किसी बिंदु पर अगर कोई वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो वो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र हमने निकाला था। तो वो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या था, सिग्मा अपॉन 2ε0, सिग्मा अपॉन 2ε0। और इसी प्रकार से हमने एक किसी चादर द्वारा निकलने वाले वैद्युत क्षेत्र के लिए हमने सूत्र निकाला था, वो आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि यदि कोई चालक छड़ है या चालक गोला है और एक अचालक गोला है, दोनों में अंतर ये होता है कि यदि हम आवेश बाहर से देंगे तो यदि कोई चालक चीज है तो उस पर आवेश जो है उसके बाहरी पृष्ठ पर एकत्रित हो जाता है, उसके अंदर नहीं जाता। इस चीज को आप नोट करना। समझ में आ रहा है सबको? आप लोगों की समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अपना माइक ऑन करके जो मैं बता रहा हूँ, क्या आप लोगों की समझ में ही आ रहा है? यदि कोई चालक प्लेट है या चालक धातु का गोला है, हाँ सुनील, यदि कोई चालक गोला है, चालक प्लेट है, चालक छड़ है, यदि हम उसको आवेश देंगे तो वो उसके पृष्ठ पर एकत्रित होगा, वो उसके अंदर नहीं जाए। ठीक है। इसके अलावा यदि हम किसी कुचालक को या अचालक को अगर हम आवेश देंगे तो वह आवेश उसके पूरे बॉडी पर, पूरे उसके पृष्ठ पर, उसके अंदर सभी जगह समान रूप से वितरित हो जाता है, समान रूप से वितरित होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये फोटो मैंने आपको सामने रखी है। इसमें यहाँ पर दो समांतर अचालक प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र निकालना हमने। कल तक हमने सिर्फ एक ही प्लेट ली थी, आज हम दो प्लेट ले रहे हैं। एक प्लेट P1 है, इसको हम प्लेट P1 कह देते हैं, इसको प्लेट P2 कहते हैं। दोनों पर बराबर आवेश है Q और Q, दोनों पर बराबर आवेश है। ठीक है। दोनों प्लेट समान है, उनका क्षेत्रफल भी बराबर है और दोनों का आवेश भी बराबर है। अब सपोज इसके बीच में कोई एक है हमारे पास बिंदु P, तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है। तो आप लोग देखेंगे यहां पर एक प्लेट P1 है, इस P1 के द्वारा जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा कहाँ की ओर होगी, सबसे पहले तो आपने ये कैलकुलेट करना है। ये प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, बाहर की ओर होता है। इसका मतलब इस पर जो P1 के कारण जो E1 होगा उसकी दिशा कहाँ की ओर होगी, पहली वाली प्लेट से बाहर की ओर, अर्थात पहली प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर। अब हम दूसरी प्लेट की बात करें, दूसरी प्लेट के द्वारा फिर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र पैदा होगा और दूसरी प्लेट के द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह, क्योंकि इस पर भी प्लस आवेश है, तो वह कहाँ की ओर होगा, इस प्लेट से बाहर की ओर, इस P2 प्लेट से बाहर की ओर। इस प्रकार से E2 पैदा होगा। तो आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं E की जो दिशा है वो इधर की ओर है, E1 की दिशा, और E2 की दिशा इधर है। दोनों की दिशा एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो E1 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2ε0। ये कल हमने बताया था, किसी भी अचालक प्लेट के कारण अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है,
वो सीधे सीधे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होता है। और E2 की वैल्यू कितनी होगी, इस पर भी उतना ही आवेश है, क्षेत्रफल भी उतना ही है, दोनों बराबर है, तो इसका मतलब E2 की वैल्यू भी उतनी होगी जितनी E1 की वैल्यू होगी। तो E1 इज इक्वल टू E2। अब यहाँ पर E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो टोटल जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा E1 माइनस E2। एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों इक्वल हैं, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, दोनों इक्वल हैं, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि किसी भी जो अचालक प्लेट हैं उनके बीच में अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो ये सदैव शून्य होता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। समझ में आ रहा है, आप लोगों की समझ में आ रहा है, यस या नो? इसके बाद इसी पर हम चाह रहे हैं कि एक बिंदु हमारे पास यहां पर है Q, इसके बाहर मैं एक बिंदु ले रहा हूं Q, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। देखो ये पहली प्लेट है E1, पहली प्लेट P1 है, ये P1 के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां की ओर होगी, बाहर की ओर। दिस इज E1। ठीक है, अब यहां पर एक दूसरी प्लेट है P2, ये भी प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, तो इसकी दिशा कहां की ओर होगी, ये भी बाहर की ओर होगी, क्योंकि प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हमेशा जहां आवेश होता है उससे बाहर की ओर होगी। तो ये आवेश यहां था, इससे बाहर की ओर होगी। पहले वाले केस में ये बिंदु यहां था, तो इससे बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक ही दिशा में हो जा रहा है। इस बार देखिए सब लोग, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो दोनों में एक ही दिशा है, E1 E2। तो यहाँ पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र E निकालें तो ये तो P बिंदु पर था, EP, ये मैं EQ लिखता हूं इसको, तो EQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। इस बार जुड़ जाएगा दोनों, क्योंकि दोनों की दिशाएं एक ही हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो दोनों सूत्रों को आप लोग ध्यान से देखिए। पहले वाले केस में जब बिंदु अंदर था उस वाले केस में वैद्युत क्षेत्र 0 आ रहा है, दूसरे केस में जब बिंदु बाहर है तो उस केस में 0 नहीं आ रहा है, बल्कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आ रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि दो समांतर अचालक प्लेटें हैं, दोनों में धनावेश है, तो इसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अंदर 0 होती है और बाहर 0 नहीं होती। ठीक है, अब दूसरे केस में हम एक चित्र और बनाते हैं। इसी चित्र में मैं ऐसा ही सेम चित्र बना रहा हूं, यही चित्र आप लोग देखेंगे। इसी चित्र को मैं बना रहा हूं और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, देखो एक को हम प्लस ले रहे हैं, एक प्लेट को माइनस ले रहा हूं इस बार। अब इस चित्र को ध्यान से देखना सब लोग, इसमें हम माइनस ले रहे हैं। पहले का थोड़ा सा अलग है, एक में हमने प्लस कर दिया, एक में माइनस। एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, एक अंदर है बिंदु, एक बिंदु कहां पर है, बाहर। ठीक है, तो अंदर वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, पहले तो दिशा देखिए, ये प्लेट P1 है, ये प्लेट P2 है, तो ये प्लस आवेश है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां की ओर होगी, प्लेट से बाहर की ओर, E1। ठीक है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये माइनस है, तो माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां की ओर होती है, प्लेट की ओर। प्लेट की ओर होने का मतलब है ये E2 की वैल्यू यहां की ओर होगी, E2। अर्थात अब इस वाले केस में, पहले वाले केस में क्या था, दोनों की दिशाएं अलग अलग थी, लेकिन इस वाले केस में दोनों की दिशाएं एक ही ओर हो गई, E1 और E2 की दिशाएं। अर्थात इस वाले केस में EP ये कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इस बार ये 0 नहीं आएगा, इस बार EP की वैल्यू शून्य नहीं आएगी, बल्कि जो बाहर आ रही थी वो अंदर आ जाएगी। और बाहर वाले केस में देखते हैं, यहाँ पर प्लस आवेश है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां की ओर होगी, E1 बाहर की ओर, अर्थात इससे बाहर की ओर। ये माइनस है, तो माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां की ओर होगी, अपनी ओर, E2। तो इस चित्र को आप देखिए, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के विपरीत है, जैसा यहाँ पर अंदर वाले केस में हो रहा था। अर्थात EQ अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो दोनों चित्र को आप देखिए, यदि दोनों में समान आवेश है, ये माइनस भी हो सकता है, अगर दोनों में प्लस या दोनों में माइनस होता है तो अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा। इसके विपरीत यदि एक में प्लस एक में माइनस होता है
तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगी, शून्य नहीं होगी, बल्कि प्लेट के बाहर हमेशा शून्य होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अपना टॉपिक है, इसको आपने समझना है और समझ के इसके आंसर देने। इसमें छोटे छोटे 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें, अगर हम अगले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, अगला है गोली कोष। ठीक है, गोली कोष का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए है गोली कोष। गोली कोष का मतलब होता है ठोस गोला। ठीक है, ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की, सॉरी, गोली कोष का मतलब होता है खोखला गोला। गोली कोष का मतलब खोखला गोला, सिर्फ ये जैसे हम प्लास्टिक का हो चाहे धातु का हो, किसी का भी हो, खोखला होना चाहिए। तो जो खोखला गोला है, हम इसको बाहर से आवेश देंगे, इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे। माना हम इसको बाहर से क्यू आवेश दे रहे हैं, सपोज किसी भी विधि द्वारा, अगर हम इसको आवेश क्यू देंगे तो सारा का सारा आवेश क्या होगा, इस पृष्ठ पर ही एकत्रित हो जाएगा, अंदर तो कुछ है नहीं, तो सारा आवेश कहां पर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। सपोज इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर। तो यहां पर भी हम इसका वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए 3 बिंदु, हम यहां पर देखो मैंने यहां पर सूत्र लिखे हैं, इन सूत्रों को हम अभी इसको सिद्ध भी करेंगे कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बाह्य बिंदु पर। अगर कोई हमारे पास बिंदु यहां पर है, ठीक है, ये P बिंदु है सपोज, इसके बाहर एक बिंदु P है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वो सूत्र आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या चीज है, यहां से यहां तक की दूरी को हम आर कहते हैं, अर्थात केंद्र से यहां तक की दूरी, और इस गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर स्क्वायर बट्टे स्मॉल आर स्क्वायर। दूसरा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, कहां पर, पृष्ठ पर। अगर कोई बिंदु यहां पर है, ये बिंदु सपोज क्यू है, तो इस बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहीं कोई भी बिंदु हो सकता है, इस बिंदु पर अगर तुम्हें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब एक बिंदु है अगला, तीसरा अंदर, कोई बिंदु माना यहां पर है हमारे पास, ठीक है, एस बिंदु है कोई, ये अंदर है, तो इस एस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0। ठीक है, तो हम इसको ईपी कह सकते हैं, बाहर है, ई क्यू पृष्ठ पर, और ई एस अंदर। तो इस तरीके से आप इन तीनों सूत्रों को आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कैलकुलेट करने का बहुत सरल तरीका है, जैसे हमने कहा था कि किसी पर भी अगर आपको गॉस के प्रमेय लगानी है, तो सबसे पहले जिस बिंदु पर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, हम उस बिंदु से होते हुए क्या खींचेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो यहां से आप एक गॉसियन पृष्ठ खींच दीजिए, काल्पनिक पृष्ठ, इस तरीके से। तो इसको, इस पूरे गोले को आपने घेरना है, तो गोले को घेरने के लिए गोला ही बनाना पड़ेगा। तो हमने P बिंदु से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया है, जो कि इस पूरे गोले को घेर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम जानते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू कितना होता है, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, या डी ए, जो भी लिखना चाहें, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अब यहाँ पर गोले के केस में हमने बताया था कि जो ई और डी इनकी जो डायरेक्शन होती है वो एक ही होती है। ठीक है, क्योंकि प्लस आवेश है, ये इधर की ओर होगा, और डी ए, ये ई की दिशा है बाहर की ओर, और डी ए की दिशा भी पृष्ठ के बाहर की ओर होती है, इसलिए ई और डी ए की दिशा एक ही है, तो यहाँ से डॉट हट जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, तो सरफेस इंटीग्रेशन डी ए हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ई इनटू डी ए, इस मतलब बड़े गोले का जो हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा है, इस वाले गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। तो आप यहाँ पर फाई ई का जो वैल्यू होगी, इसको हम समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से फाई ई गॉस के नियम से ये कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 2 इसको कह सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं कि E की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर E का मान आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0। इस तरीके से ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि हमने जो आवेश दिया है वो इस वाले गोले को दिया छोटा, जिसकी त्रिज्या आर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर।
तो सिग्मा को हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश है Q अपॉन 4πr²। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr²। इस Q का मान अगर हम यहाँ रख दें तो ये आ जाएगा सिग्मा इंटू 4πr² इंटू अपॉन 4πr² इंटू एप्सिलॉन 0। तो 4π से 4π² कट जाएगा तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू r² बट्टे r²। देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 r² अपॉन r²। तो इस तरीके से हमारा जो पहला सूत्र था कि EP इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 r² अपॉन r², ये आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इसी में देखिए, इसी में यदि आप क्या करते हैं, ये बिंदु कहां पर आ जाए, पृष्ठ पर, अर्थात r की जगह, स्मॉल r की जगह हम क्या रख दें, कैपिटल R। तो उस वाले केस में सेम ऐसे ही करेंगे, आप ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर स्मॉल r की जगह कैपिटल R कर देंगे, यहाँ पर कैपिटल R आ जाएगा, यहाँ पर कैपिटल R आ जाएगा। तो कैपिटल R से कैपिटल R क्या होगा, वो भी कट जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब पृष्ठ पर आएगा तो R इज इक्वल टू कैपिटल R, R की जगह कैपिटल R रख देंगे तो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 EQ, इस तरीके से। ठीक है, अब कोई हम बिंदु चले जाते हैं अंदर S पर, इसको समझना बहुत जरूरी है। इस वाले पॉइंट को आप समझेंगे, यदि हम किसी बिंदु S पर चले जाएं तब क्या होगा। तो S पर क्या करना होगा, हमने इसके अंदर से गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा जो S से होकर जाए, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे जो कहां से होकर जा रहा है, S से। तो यहाँ पर फिर वही फॉर्मूला लगेगा हमारा, उसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। कैसे होगा, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इधर पर आपको समझ, यहीं पर समझा देता हूँ, साइड में देखिए यहाँ पर। तो हमने क्या हुआ, फाई E इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds या dA इज इक्वल टू E इंटू 4πr²। यहाँ पर जो R है, इस बार यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, R जो है कैपिटल R से इस बार छोटा हो जाएगा। पहले वाले केस में R जो था कैपिटल R से बड़ा था, इस बार ये जो R है ये कैपिटल R से छोटा होगा, तो ये हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होता है, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, यहाँ पर Q क्या है, यहाँ पर ये जो Q क्या चीज है, ये Q है इस गॉसियन पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ, इस गॉसियन पृष्ठ ने कितना आवेश घेर रखा है। इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है, आवेश बाहर है, अंदर नहीं। तो अंदर कितना आवेश है, शून्य, अंदर आवेश शून्य है, इसलिए E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। E की वैल्यू 0। ये चीज समझो, ये चीज आपने बहुत ध्यान से समझना है कि हमने जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, उस बिंदु से हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा, और उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश था ये आपने देखना। बाहर के आवेश से आपको मतलब नहीं है, आपको अंदर का आवेश चाहिए। तो अंदर कोई आवेश था ही नहीं, क्योंकि गोली को उसमें जितना भी आवेश दे रहे हैं वो पृष्ठ पर चले जा रहा है, इसलिए अंदर कोई आवेश नहीं था। तो Q की जगह हमने कितना रख दिया, 0। तो इसलिए E की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इसलिए हमारे पास से 3 फॉर्मूले हो गए। यदि बाहर बिंदु है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 r² अपॉन r²। यदि पृष्ठ पर है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यदि उस गोली कोश के अंदर कोई बिंदु है तो उसके लिए हो जाएगा 0। ठीक है, इसी तरीके से सेम यही 3 सूत्र किसके लिए आएंगे, यदि ये गोली कोश की जगह हम ये लिख दें, सवाल ये आ जाए कि यहाँ पर ये गोली कोश की जगह क्या आ जाएगा, चालक गोला। चालक गोला, गोला ठोस है तो वो लेकिन कैसा है, चालक है। तो हम जानते हैं कि चाहे गोला चालक हो तो ये माना ठोस गोला है। अभी लोहे का बना है, इस चीज का बना है, लोहे का बना है। तो हम जानते हैं कि मैंने आपको बताया था, यदि कोई चालक चीज होती है, चाहे वो ठोस भी क्यों ना हो, चालक के जितना भी आवेश देते हैं वो अंदर नहीं जाता है, कहाँ जाता है, उसके बाहर ही एकत्रित हो जाता है, अंदर बिल्कुल आवेश नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि जो सूत्र आपके गोली कोष के लिए आए हैं वही सूत्र चालक गोले के लिए भी आएंगे। इसलिए प्रश्न में चाहे गोली कोष आए चाहे चालक गोला आए, दोनों के लिए यही डेरिवेशन होंगे, यही सूत्र होंगे। अर्थात चालक गोले के लिए भी भीतर
वैद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य आएगा, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है। 1 नंबर के प्रश्न में ये पूछा जाता है। ठीक है, ये समझ में आया? अगर किसी की समझ में आया हो तो आप लोग इसको बताइए। मयंक पनेरू, जितना मैंने आपको बताया कि एक चालक गोला या गोली कोष के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हम लोग यहाँ पर निकालना सीख रहे थे, तो क्या आपकी समझ में ये चीज आई? मयंक पनेरू या कोई और, सुनील गहतोड़ी, गंगा पाटनी, ऋषित ग्वाल, हिमांशी सोराड़ी, ओपन योर माइक। आज 8 लोग जुड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा आज बच्चे जुड़े हैं। तो सोमवार और मंगलवार को आप लोग जो है इसमें जरूर जुड़ें। ठीक है, सोमवार और मंगल को हमारी हमेशा क्लास होगी 10 बजे से। तो और भी अगर आपके जो भी बच्चे हैं जुड़ नहीं पा रहे हैं तो अधिक से अधिक बच्चों तक ये हमारा लिंक भेजें और क्लास में ज्वाइन कराएं। ठीक है, तभी जाके ये, क्योंकि अभी 16 बच्चे हमारे इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं गूगल इसमें क्या कहते हैं आपके टीचिंग ऐप में, लेकिन ज्वाइन क्लास में कम बच्चे हो रहे हैं, 50% हमारे ज्वाइन हो पा रहे हैं। तो इसलिए इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट इसमें देखिए, अगला है एक आवेशित चालक गोला, आवेशित अचालक गोला। नेक्स्ट इसमें है अचालक। अचालक का मतलब है कि जैसे कोई प्लास्टिक का गोला है, ठोस है, लोहे का गोला अगर होगा तो उस वाले केस में तो वो गोली कोस खोखले गोले और चालक गोला एक ही, ये वाले फॉर्मूले आ जाएंगे। नेक्स्ट इसमें है कोई प्लास्टिक का ठोस गोला है, प्लास्टिक का बना हुआ है, ये पूरा का पूरा गोला जो है ठोस है। ठीक है, और ये अचालक है, अचालक का मतलब प्लास्टिक का बना हुआ है। हमने इसको बाहर से कितना आवेश दे दिया, क्यू। कितना आवेश दे रहे हैं, क्यू। तो क्यू आवेश क्या होगा भाई, अब इसके पृष्ठ पर ही नहीं रहेगा, ये पूरे गोले के अंदर समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, समान रूप से वितरित हो जाएगा, बराबर बिल्कुल अंदर भी जाएगा बाहर ही। इस वाले केस में सिर्फ बाहर था, इस वाले केस में जो आपका आवेश है वो बराबर रूप से अंदर सब जगह चले जाए। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूले हैं देखो इस तरीके से आएंगे। अगर इसके पृष्ठ पर अगर बात करें, ठीक है, तो वो ये आएगा, पृष्ठ पर का मतलब यहाँ पर, ये मैं पहले बाहर वाला देखिए, ईपी ये बाहर है, बाहरी पृष्ठ पर यहाँ पर कोई बिंदु पी है इसके बाहर, तो उसके लिए सूत्र आएगा रो अपॉन एप्सिलॉन 0 आर क्यूब अपॉन 3r², आर क्यूब अपॉन 3r²। ठीक है, अगर आप पृष्ठ पर आ जाएंगे, ये क्यू बिंदु है, यहां पर अगर करेंगे तो ये है पृष्ठ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आर अपॉन 3। और यदि आप इसके अंदर आ जाएंगे किसी बिंदु एस पर, यहाँ पर मैं एक एस बिंदु ले रहा हूं, तो इस एस बिंदु के लिए हमारे पास सूत्र आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आर स्मॉल आर अपॉन 3। ये कैपिटल आर अपॉन 3 है पृष्ठ पर, अंदर के लिए स्मॉल आर अपॉन 3। स्मॉल आर अपॉन 3 क्या है, इसकी त्रिज्या, माना यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये आर है। ठीक है, इस तरीके से ये, तो इस तरीके से हम 3 फॉर्मूले को इसमें रखेंगे। इसमें ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला आपका ये वाला है पृष्ठ के बाहर। अब इसमें ध्यान देंगे अंदर वाले बिंदु पर यहाँ पर ES कितना था, 0। पहले वाले केस में ES कितना था, 0। लेकिन इस वाले केस में ES की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, बल्कि सिग्मा रो अपॉन एप्सिलॉन 0 आर अपॉन 3। अब यहाँ पर रो क्या चीज है, पहले वाले केस में सिग्मा आया और दूसरे वाले केस में रो आ रहा है। तो कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पहले वाले सूत्र में रो सिग्मा और दूसरे वाले अब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सिग्मा क्यों, रो क्यों आ रहा है? पहले वाले सिग्मा, अब रो, ऐसा क्यों? और ये रो क्या चीज है, व्हाट इज रो, बताइए भाई। हिमांशी सुराड़ी बताओ, रो क्या चीज है? भाई जिससे बोला जाता है, आप लोग कम से कम उसका जवाब, सवाल का जवाब दें। अपना माइक ऑन कर लें पहले तो। माइक जिससे मैं पूछ रहा हूँ वो माइक ऑन करेगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। ठीक है, गंगा पाटनी बताओ चलो, गंगा पाटनी, ये रो क्या चीज है? भाई आप लोग जो है खाली ऑन करके इधर उधर चले जा रहे हो। आवाज आ रही है आपको? गंगा पाटनी, क्या तुमको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, हाँ गंगा, हेलो,
चलो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है या क्या है, आवाज नहीं आ रही है। तो यहाँ पर देखो रो जो है, ये रो इसको कहते हैं आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, रो को हम, ये कैसे निकलता है, माना हम इस पर टोटल आवेश कितना दे रहे हैं, क्यू, इसका आयतन कितना है, एक गोले का आयतन, इसकी गोले की त्रिज्या कितनी है आर, तो इसका आयतन कितना हो गया, सिग्मा क्यू अपॉन वी, आयतन। ठीक है, तो वी क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, रो, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है, हाँ माइक ऑन है आपका, गंगा पाटनी का माइक ऑन है, कुछ बता रही हो तो बताओ। रो, रो को कहते हैं आयतन घनत्व, आयतन आवेश घनत्व या आयतनात्मक आवेश घनत्व, जैसा भी आप बोलना चाहें। तो ये होता है क्यू अपॉन आयतन, आवेश बट्टे आयतन, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी यहाँ आर कैपिटल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो गोले की त्रिज्या है वो क्या है, कैपिटल आर है ये गोले की त्रिज्या। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमने ये फॉर्मूले निकालने, देखो ये ऊपर वाले जितने भी फॉर्मूले हैं ये निकालना है। तो सबसे पहले हम बिंदु ले रहे हैं बाहर वाला, ये पी बिंदु, जो क्या है गोले के बाहर। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इस पी बिंदु से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, जैसा गोले के बाहर से, ठीक ऐसा ही एक गोले को कवर करते हुए एक बड़ा गोला खींच देंगे इस तरीके से। ठीक है, एक गोले के बाहर से एक बड़ा गोला खींच देंगे, जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, यहां से यहां तक स्मॉल आर, ये त्रिज्या होगी स्मॉल आर। तो आप जानते हैं फाई इज इक्वल टू होता है सरफेस इंटीग्रेशन, वही जैसा अभी तक हमने किया, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। तो ये ई बाहर आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन डी ए, सेम वही चीज है जैसा अभी तक हम कर रहे थे, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अभी तक हमने सेम वही किया। अब ये ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बताइए, क्यू अपॉन, क्योंकि इसने टोटल, इसके इस बड़े वाले गोले के अंदर टोटल आवेश कितना है, पूरे पूरे आवेश को इसने इकट्ठा कर रखा है ना अपने अंदर, तो इसलिए इसने टोटल आवेश है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो यहां से ई का मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इससे पहले वाले में भी यही सूत्र आएगा था। ठीक है, इसमें भी यही सूत्र आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हमने ठीक करना है इस वाले सूत्र से ही, जो इससे पहले रो वाला था। तो यहाँ पर आप रो की वैल्यू, अगर आप क्यू का मान निकालें तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। क्यू की वैल्यू देखो, ये इस क्यू का मान इस वाले समीकरण में रख दीजिए आप, क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, सॉरी आर कैपिटल होगा है, पाई आर क्यूब बट्टे आर स्क्वायर, इस तरीके से ये 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो रो 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये क्या होगा, 4 पाई से 4 पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ ई का मान अगर आप इसको थोड़ा सा घर में इसमें आपने हल कर लीजिए, तो ये आ जाएगा क्या, रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। देखो यहाँ से रो आया, यहाँ से एप्सिलॉन जीरो, पाई कट गया था, पाई कट गया था, तो ऊपर क्या बचा था आर क्यूब, और नीचे क्या बचा था 3r स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से सूत्र देखो, E इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, या हम इसको ईपी भी कह सकते हैं, बाहरी बिंदु है, ईपी इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो आर क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र मैंने आपको शुरू में लिखवाया था, ईपी इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो आर क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर। इस तरीके से गोले के बाहर अगर कोई बिंदु P है तो वहां पर रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो आर क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर, ऐसे करके आप सूत्र लिख सकते हैं। या फिर आप एक जनरल फॉर्मूला है, एक बिंदु आवेश के कारण जो सूत्र होता है 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये सूत्र भी इसी सूत्र से ये सूत्र निकला है। तो इसलिए बाहर के बिंदु के लिए जैसे एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सेम वही सूत्र आपके लिए यहाँ पर भी होगा, इससे पहले भी होगा। उसी को रो के रूप में अगर आपको लिखना है तो इस प्रकार से आ सकता है। ठीक है, कोई ऐसी कठिन बात नहीं है, ये रो के रूप में इसलिए थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा है, अदरवाइज सूत्र ये आपका बिंदु आवेश के कारण ही वाला सूत्र है। अब देखिए दूसरा, अगर हम इसके पृष्ठ पर आ जाएं क्यू पर, तो पृष्ठ पर हम क्या करेंगे, ये स्मॉल आर की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल आर, क्योंकि पृष्ठ पर जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर।
तो यहाँ पर हम इसकी जगह अगर हम कैपिटल आर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या होगा, क्यूब कट जाएगा, तो एक आर बचेगा। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा रो अपॉन एप्सिलॉन 0 आर अपॉन 3। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अब आप अंदर आएंगे। अंदर के लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अंदर के लिए हम ऐसे नहीं कह सकते हैं जैसे हम अभी कर रहे हैं। अगर हम माना किसी बिंदु, किसी गोले के अंदर अगर आप आ जाएं, तो देखो इसको ध्यान से देखना है। अगर हम अंदर आएंगे तो इस वाले बिंदु में आ रहे हैं हम अंदर, ये बिंदु है आपका एस। ठीक है, यहां से यहां की दूरी है स्मॉल आर। तो पूरा आवेश कितना था इस पर भाई, क्यू। अब ये अंदर अगर आ गया है तो इसके अंदर आवेश कितना होगा, क्या जीरो हो जाएगा जैसे हमने पहले किया था? जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें पूरे में आवेश वितरित है बराबर बराबर तरीके से, पूरे गोले में आवेश वितरित है, तो अंदर भी कोई ना कोई आवेश होगा। अब कितना आवेश होगा ये हमने देखना है। तो माना अंदर आवेश कितना है, क्यू डैश। सपोज अंदर आवेश कितना है, क्यू डैश। अब क्यू डैश कैसे निकलता है, क्यू डैश इज इक्वल टू आवेश बराबर होता आयतन आवेश घनत्व गुना इसका आवेश। ठीक है, जैसे हम कहते हैं 10 केलों का मूल्य कितना होगा, एक केले का मूल्य गुणा 10 केलों, जितने केलों की संख्या। तो एक एकांक आयतन का आवेश कितना है, रो, इसका आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका इतना आवेश है इसके अंदर। हम जानते हैं कि इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, जैसे हमने निकाला था, इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर क्यू नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, क्यू डैश आएगा। ई फॉर्मूला वही आएगा, ई इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। ये पहले वाले में जो फॉर्मूला था वो क्या था, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा, क्यू डैश अपॉन आर। अब यहाँ पर हमने क्यू डैश की वैल्यू रखनी है। क्यू डैश की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू डैश, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्यू डैश की वैल्यू है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटे आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर बार कट गया, तो ई इज इक्वल टू कितना हो गया, रो अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है, आर अपॉन 3। रो अपॉन एप्सिलॉन 0 आर अपॉन 3, जो कि मैं शुरू में आपको फॉर्मूला बता चुका हूं कि ये जो फॉर्मूला होगा रो अपॉन एप्सिलॉन 0 आर अपॉन 3 इस प्रकार से आएगा। तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इस वाले केस में हमने जो आपका वो आएगा फॉर्मूला, उसमें क्यू डैश रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आयतन जो सॉरी इसका जो आवेश है वो थोड़ा कम हो जाएगा पहले से। वो क्यू डैश की वैल्यू कितनी आएगी, वो यहाँ क्यू डैश की वैल्यू इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो अपने आप आपका ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप समझ सकते हैं कि ये तीनों हमारे पास फॉर्मूले अलग अलग तरीके से आ गए। तो ये गॉस की प्रमेय के जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है, इन सभी सूत्रों को आप बढ़िया से समझ लें और देख लें किस प्रकार से किसके लिए क्या हो रहा है, तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसका अभ्यास करें घर में, और इसकी जो एक्सरसाइज है मैं आज आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज आज या कल में आपको इसकी एक्सरसाइज सेंड कर दूंगा। तो आप इसकी एक्सरसाइज थोड़ी करेंगे, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसी के साथ जो है हमारा ये वैद्युत क्षेत्र वाला जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे हम इसका जो अगला चैप्टर है वो है वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव के ऊपर चर्चा करेंगे कि वैद्युत विभव क्या होता है। जैसे वैद्युत क्षेत्र था वैसे ही वैद्युत विभव होगा, लेकिन वैद्युत विभव थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होने के कारण इसको जोड़ना घटाना हमको सदिश नियमों के तहत करना पड़ता है। परंतु वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, तो उसको अदिश राशियों का जोड़ना घटाना बहुत सरल होता है। इसलिए वैद्युत विभव के सूत्र तो ऐसे ही आएंगे, लेकिन उसका जो कैलकुलेशन है, उसकी गणनाएं हैं, वो थोड़ा सा सरल हो जाती हैं, क्योंकि हमें उसमें दिशा का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। सीधे जैसे हम संख्याओं को जोड़ते घटाते हैं उसी तरीके से हम घटा जोड़ सकते हैं, तो उसके न्यूमेरिकल्स थोड़े से हमारे लिए इजी हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगले टाइम पे हम दोबारा से अगले हफ्ते सोमवार और मंगल को मिलेंगे। तब तक जो भी असाइनमेंट वगैरह में आपने पीडीएफ के रूप में मैंने आपको असाइनमेंट भेजा है, कुछ मेरे यूट्यूब चैनल्स में आप लोगों को ये गॉस की प्रमेय और इससे संबंधित वो वीडियोस मिलेंगे, वो आप देख लेना। एनसीईआरटी का मैंने आपको एक ऐप बताया है, उस ऐप में बहुत सारे प्रदीप क्षेत्रपाल के एक वीडियोस हैं, उनको आप देख लीजिए। तो बहुत कुछ आप जो है इसके संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।